कि 18 साल की औरत है, पहले उसका एक सिजेरियन हो चुका है, ठीक है, उसको एक्टिव लेबर में अभी दोबारा उसको लेबर पेन में भर्ती कराया गया है। लेबर के दौरान ऐसा पाया जा रहा है कि हर 3 मिनट पे उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और फीटल ब्रेडिकार्डिया डेवलप कर रहा है। तो अब कौन सा कथन सही होगा? पहले ऑप्शन तो सुन लो भाई। The most common sign of uterine rupture is a fetal heart rate deceleration। सही है कि गलत? सही है। अगर यूट्रस रप्चर में जा रहा है तो फीटल ब्रेडिकार्डिया अर्लीस्ट साइन होगा। सबसे शुरुआती लक्षण होगा हृदय गति का कम होना। अगर ऐसी औरत जिसका पहले सिजेरियन हो चुका है और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए दूसरी बार प्रयास में है और बच्चे का धड़कन कम जा रहा है, तो ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसका बच्चेदानी जो है फटने के कगार पे है। मान लो कि बच्चेदानी उसका फट गया है, तो क्या जो प्रैक्टिशनर है उसको इंतजार करके देखना चाहिए कि बच्चे का धड़कन नॉर्मल रिटर्न हो रहा है, तब हम नॉर्मल बच्चा डिलीवरी कराएंगे? समय तो इमरजेंसी सिजेरियन होगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसी से रिलेटेड है। 32 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 42 हफ्ता जेस्टेशन हो गया, मतलब पोस्टर्म एंड बीइंग इंड्यूस्ड फॉर पोस्टर्म प्रेगनेंसी। बच्चा नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या होता है, क्लोमिफेन साइट्रेट का टैबलेट यहाँ पे डाल दिया जाता है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। एक शब्द होता है आर्टिफिशियल लेबर इंडक्शन, मतलब प्राकृतिक रूप से दर्द नहीं हो रहा है तो हम कृत्रिम रूप से क्या करेंगे, लेबर दर्द उसका स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्लोमिफेन साइट्रेट का जो टैबलेट आता है, अरे सॉरी क्लोमिफेन नहीं जी, मीजोप्रेस्ट, मीजोप्रेस्ट का टैबलेट यहाँ पे रख देंगे। सर्वाइकल डायलेटेशन कराता है, मीजोप्रेस्ट क्या कराता है, सर्वाइकल डायलेटेशन कराएगा, और जैसे सर्वाइकल थीनिंग होगा तो थीनिंग के साथ क्या होगा, लेबर इंड्यूस हो जाएगा उसमें। तो वही काम इसमें किया गया। 42 हफ्ता चूंकि हो गया है तो इसको वो क्या नाम है कि इसका प्रेगनेंसी जो है इंड्यूस कराया गया। इससे पहले का उसका सारा कोर्स क्या रहा है, नॉर्मल रहा है, ठीक ना। उसका बीपी भी ठीक है, 100/60 है। फंडल हाइट जो है, मतलब यहाँ से नापने पे बच्चे का इससे ऊपर 40 सेंटीमीटर तक बच्चा फील हो रहा है, ठीक ना। उसका सर्विक्स क्या है, क्लोज्ड है और 3 सेंटीमीटर लंबा है सर्विक्स। तो जो डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर है उसने डिसाइड किया कि इसके सर्विक्स को हम पकाएंगे, सर्वाइकल रैपनिंग कराएंगे, जैसे हम उसमें बताए थे। सर्वाइकल रैपनिंग होता है ना जी, एक तो नेचुरली अपने से रैपन किया तो पतला कर गया सर्विक्स का जो दीवार है और पतला होकर वो फैल गया। उसी काम को कृत्रिम रूप से कराने के लिए डॉक्टर ने इसमें मीजोप्रेस्टोल का गोली डाल दिया। 2 घंटा के बाद, गोली डालने के 2 घंटा के बाद उस लेडीज में एक प्रोलॉन्ग डिएक्सेलरेशन हुआ, 80 बीट्स पर मिनट तक बच्चे की धड़कन चली गई। उसको सीटीटी लगा कर रखा गया था, तो ऐसा पाया गया कि 6 मिनट तक बच्चे का धड़कन 80 तक पहुंच गया था और 6 मिनट तक वहां पे रहा। तो इतना लंबा टाइम तक डीएक्सेलरेशन होने का क्या मुख्य कारण हो सकता है? अब इसमें कारण दे रहा है ऑप्शन: प्लेसेंटल एब्रप्शन, सेप्सिस, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन।
देखो प्लेसेंटल एब्रॉप्शन का मतलब हुआ ना कि प्लेसेंटा यहाँ से उखड़ गया, छोड़ देगा। ये अपना जगह छोड़ दिया, जो यूट्राइन के दीवार से चिपका हुआ था वो छोड़ दिया। तो अगर छोड़ देगा तो क्या हार्ट रेट खाली डाउन होगा कि मर जाएगा बच्चा? मर जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्लेसेंटल एब्रॉप्शन इसमें कारण नहीं होगा। अच्छा, सेप्सिस का चांसेस नहीं है, इतना जल्दी सेप्सिस डेवलप करेगा कि टैबलेट आज जलाया अभी आज डेवलप करेगा, 24 घंटे से पहले सेप्सिस डेवलप नहीं करता है। अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, और वो इतना लंबा टाइम तक फीटल ब्रेडिकार्डिया का कारण भी। और चौथा दे रहा है यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन। तो यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन आमतौर पे ऑक्सीटोसिन से होता है, ना कि मीजोप्रोस्टॉल से होता है। मीजोप्रोस्टॉल तो सर्वाइकल रैपनिंग कराता है, हाइपर स्टिमुलेट नहीं करता यूट्रस को। तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, अम्लाइकल कॉर्ड कोलैप्स। 5.2 का डी दे रहा है जी सर। For a prolonged fetal deceleration or fetal death associated with misoprostol, cervical opening is typically associated with uterine hyperstimulation। हालांकि जब तक पछदानी हाइपरस्टिमुलेट नहीं होगा इतना लंबा टाइम तक फीटल ब्रेडिकार्डिया नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि मिसोप्रोस्टॉल से भी यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन हो रहा है, अति उत्तेजना पछदानी की हो रही है। यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन की परिभाषा क्या है कि 10 मिनट के अंदर अंदर 5 बार से ज्यादा बचदानी का सिकुड़ना। 10 मिनट के अंदर अंदर 5 बार से ज्यादा बचदानी सिकुड़ जाए तो इसको यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं। और उस स्थिति में बच्चे का ब्रेडिकार्डिया लंबे टाइम के लिए बना रह सकता है। हालांकि जितना भी प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वाइकल रैपनिंग एजेंट आता है, दवाई आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मिसोप्रोस्टॉल के साथ ये रिस्क रहता है। ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स जनरली तब होगा ना जब बच्चा का हेड इंगेज नहीं किया होगा। इसका तो हेड इंगेज्ड है, इसीलिए इसमें ये ऑप्शन नहीं सही है। जब इसका हेड बाहर आएगा, उस हेड के आने से पहले ना अम्लाइकल कॉर्ड बाहर आएगा। इसमें तो बचदानी का मुंह खुला ही नहीं है, अम्लाइकल कॉर्ड कैसे बाहर? हाँ, ये भी बात सही है। इसके जवाब बिल्कुल सटीक है कि यहाँ तो मुंह खुला ही नहीं है। मुंह खोलने के लिए हम लोग मिसोप्रोस्टॉल दे रहे हैं, तो यहाँ सर्वाइकल कॉर्ड अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स का सवाल ही नहीं उठता है। सही जवाब है इसका। तो ऑप्शन सोचना ही नहीं चाहिए हमको। कॉर्ड प्रोलैप्स तब होगा ना सर्वाइकल ओपनिंग होगा, सर्वाइकल ओपनिंग है ही नहीं माना तो सर्वाइकल रैपनिंग कराने के लिए हम लोग मिसोप्रोस्टॉल डालते हैं, साइक्लोलोक का टैबलेट इसी के लिए डालते हैं। चलिए, एक 28 साल की औरत है, पहली डिलीवरी है, 35 वीक का बच्चा हो गया है, ठीक है, और उसका पानी गिरना शुरू हो गया, मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। पानी गिरने का मतलब क्या है? ROM, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या हो गया? झिल्ली क्या हो गई? फट गई, तभी ना पानी गिरेगा जी। तो इसका 35 हफ्ता का बच्चा है, इसी समय पानी गिरना चालू हो गया। जो बच्चे का धड़कन है वो बेस लाइन है 150 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन देखा जा रहा है कि मैंने 160 से भी ऊपर कभी कभी बच्चे का धड़कन चला जा रहा है, और बहुत सारे डी एक्सेलरेशंस भी नोटेड किए जा रहे हैं, लेकिन लेट है। लेट देखो, हम एक यहाँ बात किए थे अर्ली डी एक्सेलरेशन और लेट डी एक्सेलरेशन। इसमें अर्ली डी एक्सेलरेशन ही महत्व का है, लेट डी एक्सेलरेशन महत्व का नहीं है। मतलब जब बचदानी कॉन्ट्रैक्ट किया, बस जैसे लेबर दर्द 3 मिनट के लिए आया, तो दर्द के शुरुआती मिनट में अगर हार्ट रेट डाउन हो रहा है तो कहा जाएगा कि अर्ली ब्रेडिकार्डिया है।
अर्ली डी एक्सीलरेशन है, जी। उसी का महत्व है। दर्द 3 मिनट चला तो आखिरी के तीसरे मिनट में अगर हार्ट रेट डाउन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? लेट डी एक्सीलरेशन, और उसका बहुत महत्व नहीं। तो इसमें अर्ली डी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? लेट डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया कि बच्चे तक ऑक्सीजन बढ़िया से पहुंचे, उसके लिए कौन सा चीज करेगी तो बच्चे में ऑक्सीजन बेहतर ढंग से जाएगा। ऑप्शन दिया है सुपाइन पोजीशन, माँ को सीधा लेटा दे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे दे, उसके रीढ़ हड्डी में एनेस्थीसिया लगा दे, मॉर्फिन सल्फेट लगा दे, या ऑक्सीटोसिन जो चला रही है उसको बंद कर दे। मॉर्फिन ट्रामाडोल की तरह दर्द का दवा होता है, वो लगाना उचित नहीं होगा। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ऑप्शन होगा इसका सही कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप को क्या किया जाए? मॉर्फिन से ब्रांड ने है कुछ सही है। 2 क्वेश्चन और है, कर लिया जाए। जी। एक 33 साल की औरत है, दूसरा बच्चा है, 39 हफ्ता का जेस्टेशन है, एक्टिव लेबर में है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के एक्टिव फेज में है। तो पाया गया कि 10 मिनट तक बच्चे में ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, जो कि मतलब 10 मिनट के बाद भी 100 से ऊपर हार्ट रेट नहीं जा रहा है बच्चे का, और उसका सर्विक्स क्या है? क्लोज्ड है। तो बेस्ट इनिशियल स्टेप क्या होगा ऐसे पेशेंट मैनेजमेंट के लिए? ऑप्शन है फीटल स्काल्प पीएच असेसमेंट। यहाँ से बच्चे का सिर है ना, एक छेदा बना के एक इलेक्ट्रोड आता है, उसके द्वारा बच्चे के हेड में से थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाए और उसका पीएच देखा जाए कि कितना है, माने एसिडोसिस डेवलप कर रहा है बच्चे में कि नहीं। दूसरा ऑप्शन इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी। तीसरा ऑप्शन इंट्रावेनस एट्रोपिन दिया जाए, आईवी एट्रोपिन लगा दिया जाए कि बच्चे का धड़कन बढ़ जाए। तो माँ को लगेगा तो बच्चे का धड़कन बढ़ेगा जी। कितना चांसेस है? अच्छा, चौथा ऑप्शन है आईवी टर्बुटालिन दिया जाए, इंट्रावेनस टर्बुटालिन। और पांचवा ऑप्शन है कि माँ का धड़कन जो है, हार्ट रेट, पल्स रेट चेक किया जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिजेरियन। डायरेक्ट सिजेरियन पे चले जाओगे भाई। अभी तक पढ़ाए थे कि यूट्रस को साइड में करना है, पोजीशन चेंज करना है, बोलस मामूल सलाइन देना है, उस पर भी नहीं इम्प्रूव कर रहा है तो टर्बुटालिन देंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्शन में है और लगातार कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, इसीलिए उसका फीटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो पहले टर्बुटालिन देंगे, अगर टर्बुटालिन के बाद भी हार्ट रेट उसका नहीं बढ़ पा रहा है तब हम सिजेरियन देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 25 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 38 हफ्ते का बच्चा है, एक्टिव लेबर पेन में है। पेशेंट को 5 सेंटीमीटर डायलेशन है, मतलब 4 फीवर, 100% इफेक्ट है, मतलब कि पूरा मतलब जो हेड है वो एकदम बिल्कुल नीचे है, बहुत तेज दर्द है, उसको नर्स के द्वारा मेफ्रिडिन दिया गया है, और उसके बावजूद मैंने मेफ्रिडिन जो है यही है तुम्हारा मॉर्फिन है, उसको लगाने के 1 घंटा बाद भी उसका दर्द जो है बहुत तेज है। तो पेशेंट को एक एपिड्यूरल कैथेटर डाला गया है, हमारी रीढ़ से एक लाइन डाली गई है पेन कंट्रोल करने के लिए। उसका बीपी 90-50 है, हार्ट रेट माँ का 90 है, फीटल हार्ट रेट जो है वो 140 के आसपास है, और साथ में लेट डी एक्सेलरेशन है, मतलब लेबर के बाद वाले फेज में क्या हो रहा है, हार्ट रेट डाउन हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग दिस पेशेंट? इस औरत को मैनेज करने के लिए बेस्ट स्टेप क्या होगा? इमरजेंसी सिजेरियन,
एफेड्रिन इंट्रावेनसली, नैलोक्सोन इंट्रावेनसली, ट्रांसफ्यूजन विद पैक्ड एरिथ्रोसाइट। बताइए क्या किया जाएगा? बीपी कम है, 90-50 है, और इसकी वजह से बच्चे का धड़कन क्या होगा? लेट की एक्सेलरेशन में जा रहा है बच्चा। बीपी बढ़ाने के लिए उसको एपिड्यूरल कैथेटर लगा ही हुआ है, एफेड्रिन का इंजेक्शन इसको हम आईवी करेंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शन देना चाहिए, हाँ यही ऑप्शन सही है। एफेड्रिन देंगे इसको, एफेड्रिन बीपी बढ़ाएगा। तो माँ का बीपी बढ़ने से अगर बच्चे का जो हार्ट रेट में डीएक्सेलरेशन आ रहा है वो नॉर्मल की तरफ आ गया, तब तो हम अभी लेबर के लिए इंतजार करेंगे। और उसके बाद भी अगर नॉर्मल की तरफ उसका हार्ट रेट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो ईटी का था टोटल ब्रेडिकार्डिया। हमको लगता है इतना तो मेहरवा का कोई डॉक्टर नहीं जानता है। पूरा पेरिफेरी में घूमेंगे तो जो बिना जो एमडी ऑफ स्कैनिंग नहीं किया होगा वो इतना डिटेलिंग नहीं जानता होगा, तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा क्यों नहीं रोता है, क्यों ये सब कहानी शुरू हो जाता है। देखो हम लोग को प्रैक्टिस भले ऑप्स का नहीं करना है, लेकिन क्या न्यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जानना जरूरी है कि नहीं है? तुम कभी बच्चे का बीमारी पकड़ पाओगे न्यूनेट का अगर ये ना जानोगे तो? हमको न्यूरोलॉजी के लिए पूरा ऑप्स पढ़ना पड़ा। इतना ऑप्स हम डिटेल में कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि न्यूरोलॉजी नहीं पकड़ाता था। उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई भाई? उसकी कहानी यहाँ से है। तो इतिहास नहीं जानोगे तो वर्तमान कैसे जानोगे? तो नवजात बच्चे का वर्तमान जानने के लिए आपको इतिहास का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग ये सब इतना जाना चाहिए। 95% डॉक्टर के पास सिर्फ नहीं देख कर मतलब प्रैक्टिस उतना ही तक है। बस देख लिया है, सीधे Practical कर ले knowledge रहा नहीं है। है भैया। मैं तो ज्ञान की ना पूछे उषा मैडम